केसरिया बालम आओ हमारे देश। गुरुजी, बेचारे की ऐसी हालत बहुत देर से हो रही है। इस बेहोशी की हालत में इसके मस्तिष्क में वो हालात चल रहे होंगे जब इसके ऊपर हमला करने वाले का इसने सामना किया होगा। अगर इसे होश आ जाए तो पता चलेगा कि इसके साथ क्या हुआ था। आंखें खोलिए, आंखें खोलिए। किसने किया? आंखें खोलिए ना। गुरुजी ने होश में लाइए ना। ये ठीक तो जाएंगे ना? हम देख रहे हैं इसे। तुम जाकर श्रद्धा माई से वो जड़ी बूटी ले आओ। वो कागज है ना, वो ले जाओ। ठीक हो जाएगा ये। कल तक इसे होश आ जाना चाहिए। कान्हा से प्रार्थना करूंगी कि इन्हें जल्दी होश आए। जिस तरह तुम इसके लिए लेप लेके आई, ऐसा तो कोई अपने के लिए ही करता है। ऐसा क्या किया मैंने गुरुजी? अपने पैर को देखो, खून बह रहा है। किसी दुखियारे की सेवा तो अपनों से बढ़कर करनी चाहिए ना। तुम ठीक कह रही हो। इस मठ में रहने वालों की यही भावना होनी चाहिए। पहले तुम जाकर अपने पैर को दवाई लगा लो। जाओ। ठाकुर साहब की खुशी वास्ते संसार त्याग करने की थी। मेरे वो सब कैसे हो गया? आप घर जाते ही उस फाइल को जरूर पढ़ना ठाकुर साहब। आपको भी मालूम हो जाएगा कि आपके पिता के मौत के पीछे दीप सिंह को हाथ है। हमारे वास्ते ना सही, अपने स्वर्गवासी पिता के वास्ते वो फाइल जरूर देखता ठाकुर साहब। आखिरी बार मैंने ठाकुर साहब से वो फाइल देखने को कहा था। तो ऐसा तो नहीं कि ठाकुर साहब ने वो फाइल देखी हो और उनकी और दीप सिंह की कोई बात हुई हो और दीप सिंह ने ठाकुर साहब को साल का क्या हाल हो रहा होगा? साल भर की बिक्री होगी। अरे समझ में ना आ रहा है कि क्यों आप लोग बार बार मारी को ऐसे कपड़े पहना रहे हो।
अरे आप लोग जानो कि हमारे ठाकुर साहब हमारे को ऐसे कपड़ों में देखना पसंद ना करेंगे। बींदड़ी, अपने आप को इस बुढ़ावे से बाहर निकाल, सच्चाई का सामना करने की कोशिश कर बेटा। हाँ भाभी साहब, भाई साहब के चले जाने से सारा घर दुखी है, लेकिन आप इस बात को कब तक झुठला कर जी पाएंगी? इस झूठी उम्मीद से बाहर निकल आइए कि भाई साहब कभी वापस। थारे को क्या लागे कि मैं पागल हो गई हूँ? हाँ हो गई हूँ। देख, जो थारे भाई साहब वापस ना आए ना तो मैं जरूर पागल हो जाऊंगी। अरे भला ये भी कोई बात हुई नाराज होने की? चीची को उनको अधिकार दिलाने वास्ते जो मैंने ठाकुर साहब को कुछ कह दियो तो वो इतना नाराज हो जाएंगे। वो खुद इंसाफ पसंद इंसान है, वो नाइंसाफी कैसे कर सके? भाभी साहब, भाई साहब आपके अलावा किसी और को अपनी बींदड़ी की जगह देकर आपको दुखी नहीं करना चाहते थे। नहीं होंगी दुखी मैं, पर ये सारी बातें मैं आप लोगों से क्यों कर रही हूँ? आने दो हमारे ठाकुर साहब को, उन्हीं से कहूंगी। अब आप लोग हमारे को अकेला छोड़ दो, वरना वो आ गए तो हमारे से कहेंगे कि हमारा इंतजार ना कर सकती थी, जो हमारी बड़ी तायसा और हमारी बहन से हमारी शिकायत करने लग गई। मोहित बेटा, हमारे परिवार में इतना बड़ो हादसा हो गया, हमारा रणवीर ना रहे हो, पर थारे माता पिता ना आया। कहीं हमसे कोई भूल तो ना हो गई कि जिसके कारण वो हमसे नाराज है? नहीं था ऐसा, वो लोग आ रहे थे लेकिन वो डर रहे थे कि इस समय क्या बोले, लेकिन मैंने उनसे कह दिया कि आप शोक बिनाई पे आ जाइएगा। माफ करना बेटा, ऐसे समय में तरह तरह के ख्याल आ जावे कि कहीं हमसे कोई भूल तो ना हो गई हो, क्योंकि थारे और मोमल की शादी के बाद मैं कभी उनसे मिलने भी नहीं गया। रणवीर के रहते हुए मैं निश्चिंत था कि वो सारी जिम्मेदारियां और सारी रस्में एक जिम्मेदार बेटे की तरह निभा रहा होगा। अब वो ना रहे हो तो ये फर्ज मन खुद पूरा करना पड़ेगा। दीप बेटा, जरा फोन तो लगा मोमल के सास ससुर को और हमारी उनसे बात करवा। हाँ पापा साहब। भाई साहब आप फोन मत कीजिए, मैं वैसे भी कल घर जा रहा हूँ, मैं खुद उन्हें यहाँ आने के लिए कहूंगा। हाँ तायसा, फिलहाल भाभी साहब का सदमे से निकलना बहुत जरूरी है। वो तो ये मानने को तैयार ही नहीं कि भाई साहब अब नहीं रहे। हाँ पापा साहब, रणवीर के शोक बिनाई से पहले रसाल का ठीक होना जरूरी है। क्या जरूरी है? और ये किसकी शोक बिनाई की बातें कर रहे हैं आप लोग? ऐसा ये लोग तो नादानी कर सके, पर आप तो बड़े हो ना इस घर के। आप कह दो सबने कि हमारे ठाकुर साहब के बारे में ऐसी बहकी बहकी बातें ना करें। कुछ ना हुआ है उन्हें, वो आवेंगे, जरूर आवेंगे। ताज साहब, आपके भतीजे सिर्फ हमारे से नाराज है और जब वो आवेंगे तो मैं उनसे मांग लूंगी माफी। ताज साहब, आप चुप क्यों हो? आप सब लोग हमारी बात तो ना मानो ना, पर ताज साहब को हुक्म तो आप लोगों को मारना ही होगा। हमारे ठाकुर साहब को कुछ ना हुआ है, कुछ ना हुआ है उन्हें। दीप, ढूंढ ला उस डकैत को जिसने मारे रणवीर की जान ली है। मैं खुद मारूंगा उसे अपने हाथ से, जिसने हमारे हंसते खेलते परिवार की खुशियां छीन ली। ढूंढ निकाल उसे। जी पापा साहब। अरे क्या बात है भांजे, तू तो बोतल से ही शुरू हो गयो। अब थारी परेशानी की है?
रणवीर और कौन? क्या? रणवीर वापस लौट आए हो क्या? वापस आने हुक्म दिया। मैं रणवीर के हत्यारों को ढूंढ निकालूं। अरे भांजे, जैसे मेघ सिंह का फर्जी हत्यारा तूने पापा साहब के सामने खड़ा कर दिया था, वैसे ही रणवीर का फर्जी हत्यारा खड़ा कर दे। अरे पापा साहब ने कहा है कि रणवीर के हत्यारों को अपने हाथों से मारेंगे। पापा साहब मारे, लेकिन मरने के बाद भी उस रणवीर की फिक्र उन्हें। इस टेंशन में तू कोई गलत कदम मत उठाना दी। अरे थारे पापा साहब ने कहा, तूने सुना, अब भूल जा उस बात को। क्यों सुमे, मैंने ठीक कहा ना? आप क्या बोली जीजी? क्यों, तूने सुना ना मैंने क्या कहा? जीजी वो आपके बोलने से पहले ही मैं अपने ही दिमाग में, सॉरी जीजी, मैं कुछ और सोच रहे तो। क्यों, ज्यादा पी लिए तूने? आप पीने की बात कर रही हो जीजी? मैं तो जो पियो है वही उतर गई है। अरे दिमाग में सब उलझन हो रही है। अरे क्या बोल रहे हो मामा साहब? पहले पापा साहब की बात से परेशान हूं, उसके ऊपर से आप मारे को डरा रहे हो। सुबह तू क्या बोलना चाहता है? जीजी रुक्मी गायब है, पर जिंदा तो है। पर रणवीर को तो भांजे ने मार के नदी में गिरा दिया था। अब उसकी लाश भी नहीं मिली है जीजी। अरे पुलिस वालों को कोर्ट तो मिले तो लाश नदी के मगरमच्छ ने खा लिया होगा। हमारे को लगे दीप सही कह रहा है। जीजी रुक्मी मिले ना मिले, पर रणवीर ना है, इस बात को पक्को पता लगाना पड़ेगा, नहीं तो कभी भी आके सामने खड़े हो जाएगा। अरे क्या बोले जा रहा है तू? जीजी वह नदी 3 गांव से निकले है। भांजे किससे फोन कर रहा है? अपने आदमियों को। अरे दीप पागल हो गया है क्या? ये राज हम तीनों के अलावा किसी और को पता ना चलना चाहिए। मां साहब फिक्र मत करो, पहले सुन तो लो मैं क्या बोल रहा हूं। अरे राज, कटे तू? अच्छा हमारी बात सुन, नदी के किनारे जो 3 गांव पड़े हैं, वट्टे जाके पता लगा कि हमारा भाई वट्टे तो नहीं है। वो क्या है कि उसे लेकर घर में सारे परेशान हैं। 3 गांव छान के सुबह तक मारे को फोन करके बताना तू, जल्दी। क्यों, मैंने कुछ गलत बोलियो? ना ना भांजे, एकदम 16 आने सही बात की है तने। ला अब यह बोतल मने दे, एक चैन की घूंट में भी लगा लो। रणबीर, उस रसाल के कारण हम सबसे दूर चलो गए हो। मासा संभालिए अपने आप को। भाईसा और भाभीसा के बीच जो कहा सुनी हुई, उसका ये तो नतीजा नहीं निकाल सकते ना कि भाभीसा ही जिम्मेदार है कि इस पति पत्नी के बीच कहा सुनी नहीं होती। इसका मतलब ये तो नहीं कि उनके बीच प्यार ना हो। भाईसा की कमी तो हमें हमेशा खलती रहेगी, मगर भाभीसा को भाईसा के बिना ये पहाड़ जैसी जिंदगी जीनी है। उनका दुख भी तो समझने की कोशिश करिए मासा। बस मोमल, मारे को थारी कोई बात ना सुननी है। अरे पता नहीं किस घड़ी में, किस मनहूस घड़ी में इन दोनों बहनों से रिश्तों जोड़ना पड़ो। अरे एक बहन ने कदम कदम पर रणबीर ने धोखा दियो, और दूजी अपनी जीजी को इंसाफ दिलाने की जिद को लेकर मारे रणबीर को मारे से दूर कर दिया। और तू कहे मैं उसे माफ कर दूं? मासा, भाभीसा को दोष देने के बजाय उनकी हालत के बारे में सोचिए, उनके होने वाले बच्चे के बारे में सोचिए, जो मेरे भाईसा की निशानी है। अगर भाभीसा को सच्चाई का सामना नहीं कराया गया तो वो पागल भी हो सकती है, और ऐसे में आपका पोता मासा उसके लिए भी ठीक नहीं होगा। और मासा, आप ये क्यों भूल रही हैं कि कहीं भाईसा ही आपके पोते के रूप में हमारे पास वापस आ रहे हैं? क्या आप भाईसा से भी नफरत करेंगी मासा? भाभीसा को माफ कर दो मासा, वो सच्चाई नहीं समझ पा रही हैं।
लेकिन आप तो समझने की कोशिश कीजिए, आपके सहयोग के बिना वो अकेली पड़ जाएंगी मासा। नहीं छोरी, मैं रसाल ने कभी माफ ना करूंगी। जरूर बटे हवेली में किसी को भी ना मालूम होगा कि ठाकुर के साथ क्या हुआ है। अगर मालूम होता तो कोई ना कोई उन्हें ढूंढने तो जरूर आता। कहीं ऐसा तो ना है कि ठाकुर साहब घर में सबको बोलकर गए हों कि वो बाहर जा रहे हैं और घर में सभी लोग इनके लौटने की राह देख रहे हो। हे भगवान, क्या करूं मैं? हवेली फोन कैसे करूं? जब से तुमने उस घायल को देखा है तब से मैं तुम्हें कुछ ज्यादा ही परेशान होता देख रहा हूं। परेशानी की तो बात ही है ना गुरुजी। जिस तरह वो घायल हुए, ऐसा लगे है किसी ने उनकी जान लेने की कोशिश में उन्हें मारकर नदी में फेंका है। न जाने उनके परिवार वालों पर क्या बीत रही होगी। बस यही सब बातें सोचकर परेशानी हो रही है। अच्छा लगा तुम्हें किसी पराये के लिए परेशान होते देखकर। हमारे मठ में रहकर सेवा की यही भावना होनी चाहिए। हमें भी ऐसा ही लगा जो तुमने कहा, किसी ने इसकी जान लेने की ठान कर हमला किया है, इसलिए इसे होश आने तक हम किसी को खबर नहीं कर रहे, यहां तक कि यहां के पुलिस को भी नहीं। एक बार उसे होश आ जाए तो वो खुद फैसला लेगा कि उसे पुलिस के पास जाना है या अपने घर वालों के पास। उसे होश आए बगैर कोई भी कदम उठाना उसके हित में ना होगा। उसे होश जरूर आएगा, तुम कोई फिक्र मत करो। बस उसकी सेवा करते रहो, यही तुम्हारा कर्तव्य है। आपकी बातें सुनकर भारे को भी थोड़ी राहत मिली है। जो आप कह रहे हैं शायद वही सही है उस आदमी वास्ते। भज गोविंदम, भज गोविंदम। गुरुजी ने किसी को भी ना बताने की बात कहकर मारे को राहत दी है। मारे को भी इस समय हवेली फोन करके किसी को ना बताना चाहिए। ठाकुर साहब होश में आ जावे तो फिर वही फैसला करेंगे। पर रसाल, उसका जानना भी तो जरूरी है। कैसे बताऊं कि ठाकुर साहब ठीक है और बहुत जल्दी थारे पास आ जाएंगे। बस इसके अलावा और कुछ ना बोलना चाहूं हूं मैं। पर कैसे करूं रसाल ने फोन? ये तो हमारा भाणजा को फोन है। साइलेंट पे करके सोना चाहिए था ना यार। खुद तो देखो घोड़े बेच के सो रहा है, हमारे को डिस्टर्ब करे। हेलो, अरे हमारा भाणजा तो घोड़े बेच के सो रहा है भैया। क्या? अरे क्या खबर सुना रही हो तुम? हाँ, क्या कह रही हो? ठीक है, आभार भाणजे को उठाओ, आभार उठाओ। भाणजे उठ। क्या हो गया? भाणजे, रणवीर जिंदा है। सुबह सुबह की बात करूं मौसम? क्या मैं अभी भी सपने में हूं क्या? अरे जिस आदमी को तेने भेजा था ना रणवीर का पता लगाने, अरे उस आदमी ने बताया फोन करके कि 2 दिन पहले किसी लकड़हारे ने एक जख्मी आदमी को नदी में से निकाल कर ले गया है। 2 दिन पहले तो मैंने रणवीर को मार दिया था, मार के उसे नदी में फेंका था। चलो मामा साहब,
उस लखड़हार के घर चलते हैं, चलो। अरे भांजे, उस आदमी ने बताया कि वो लकड़हारा किस गांव का था, कहाँ था, कुछ पता नहीं है।